Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the third poem of the book First Flight of Standard 10th, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. As usual, poem का explanation start करने के पहले थोड़ा सा poet के बारे में बताएंगे. लेस्ली नॉरिस, इनका पूरा नाम था जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. बर्थ हुआ इनका 21 मई 1921 में और डेथ होती है इनकी 6 अप्रैल 2006 में. ये प्राइज विनिंग वेल्श पोएट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. 1974 तक इन्होंने जो अपनी अर्निंग की वो एक टीचर की तरह, एक लेक्चरर की तरह और एक हेडमास्टर की तरह की, ठीक है. बट 1974 से इन्होंने अपना फुल टाइम राइटिंग कंबाइन किया विद रेजिडेंसीज एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. अभी हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मैसेज क्या कन्वे किया है. हमने लास्ट लेसन नेल्सन मंडेला वाले लेसन में पढ़ा था कि हम फ्री रहना चाहते हैं. कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था उन्होंने फ्री होने के लिए. लाइक इंडियंस ऑल्सो डिड द सेम इन फ्रीडम स्ट्रगल. लाइक वाइज एनिमल्स भी कंस्ट्रेंट्स में रहना पसंद नहीं करते हैं. ह्यूमन बींग्स उन्हें बंद करके रखते हैं, बट उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल बिहेवियर है, जो नेचुरल पर्सनैलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है. See, the message conveyed by the poem is that just like humans, animals too long for freedom and do not like being caged. It highlights the importance of natural habitat and the resultant freedom which is very much necessary for natural living, instinctive behavior and blooming of the true personality. But in opposite conditions, the same animal feels suffocated, loses its intrinsic behavior, become less active, loses personality, loses interest in the limited freedom and the artificial settings. तो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, जो जीने की चाहत होती है, वो ही खत्म हो जाती है. जो नेचुरल पर्सनालिटी होती है वो ही खत्म हो जाती है. हम अपने आप से कंपेयर करके देख सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. लेट्स फोकस ऑन द पोएम. ठीक है. Meanings are written aside that I'll tell when the words will come. See, a tiger in the zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. तो ये पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी कि कौन सा स्टेंजा, वैसे पता चल जाएगा, क्लियर है कि कौन सा केज में है और कौन सा वो जंगल में है. ठीक है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज. स्टॉक्स मीन्स मूव स्लोली बट प्राउडली. ठीक है. तो वो स्टॉक कर रहा है. विविड मीन्स क्लियर. उसके बहुत ही क्लियर से स्ट्राइप्स हैं. स्ट्राइप्स देखा है टाइगर की बॉडी पे, वो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं. ठीक है. तो वो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, येलो उसकी बॉडी होती है, तो बैकग्राउंड येलो बैकग्राउंड पे खुल के सामने आते हैं. विविड है, वेरी क्लियर है. तो वो स्टॉकिंग कर रहा है. ठीक है. चल रहा है, स्लोली चल रहा है बट प्राउडली चल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उसके पॉज को बोला है. कुशंस होते हैं ना, तो वो बोल रहे हैं वेलवेट की तरह है वो, और वो स्लो चल रहा है क्योंकि वो पैड्स कुशन्ड है, वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, तो बहुत क्वाइट हैं जब वो चल रहे हैं. इन हिज क्वाइट रेज. तो यहाँ वो बोल रहा है, रेज मीन्स होता है एक्सट्रीम एंगर. तो वो बोल रहा है कि द टाइगर इज एक्सट्रीमली एंग्री बट ही इज बाउंड टू बी क्वाइट बिकॉज ही इज हेल्पलेस. है ना, कुछ कर तो सकता ही नहीं है. तो वो गुस्से में, एक्सट्रीम एंगर है, बट ही इज क्वाइट. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो वो कह रहे lurking means कहीं छुप के बैठना, इंतज़ार करना किसी के लिए. ठीक है. और स्लाइड मीन्स मूविंग क्वाइटली लाइक स्लिदरिंग. जब प्रे करने के लिए जाते हैं, जब हंट करने के लिए जाते हैं ना एनिमल्स, तो बहुत धीरे धीरे जाते हैं, वो है ये स्लाइडिंग. ठीक है. तो वो कह रहा है कि इसे तो कहीं छुप के बैठना चाहिए था, और बड़ी बड़ी घास के पीछे वो छुप के बैठता और स्लाइड करते हुए आता. कहाँ? नियर द वाटर होल. वाटर होल क्या? सोर्स ऑफ वाटर के लिए बोला गया है वाटर होल. तो वो कहाँ होता है? छुपा हुआ वाटर होल के पास. क्यों वाटर होल के पास? वेयर प्लम्प डियर पास. प्लम्प मीन्स हेल्दी, मोटा तगड़ा. तो वो कह रहे हैं कि वहाँ उस वाटर सोर्स के पास, क्योंकि वहाँ डियर आते हैं पानी पीने के लिए. ठीक है. तो उन्हें हंट करने के लिए वहाँ छुप के बैठे होना चाहिए था उसे, जो अभी जू में स्टॉक कर रहा है. ठीक है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज. उसे तो ग्राउल करते हुए
ये जो विलेज के विसिनिटी में होना चाहिए था. विसिनिटी मीन्स क्लोज टू विलेज. ठीक है, एट द जंगल्स एज, जंगल के एज पे जहाँ ये विलेज का विसिनिटी है उसे तो वहाँ होना चाहिए था. बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज. बैरिंग मीन्स टू शो समथिंग विदाउट कवर, मतलब टीथ ये लिप्स के कवर में रहता है ना, तो वो टीथ बाहर निकाल के दिखाना चाहिए था उसे. और उसके क्लॉज भी उसे बैर करने चाहिए थे, बाहर निकालने चाहिए थे. टेरराइजिंग द विलेज, और इस एक्टिविटी से उसे क्या करना चाहिए था, पूरे विलेज को डरा के रखना चाहिए था. इतना स्ट्रांग है वो, इतनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर. तो उसे क्या पॉइंट क्या बोल रहा है, उसे तो गांव में जंगल के एज पे ग्रोल करते हुए होना चाहिए था, और वो अपने वाइट फैंग्स दिखा रहा होता, अपने क्लॉज दिखा रहा होता बैर करके, और विलेजर्स को, जो गांव के लोग हैं, उन्हें टेरराइज कर रहा होता, डराना चाहिए था उन्हें, इतना स्ट्रांग है वो. नाउ बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल. तो कॉन्क्रीट सेल मीन्स, देखो कॉन्क्रीट सेल मीन्स स्मॉल रूम मेड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल. तो वो कह रहा है लेकिन ये तो लॉक है, इसे तो लॉक कर दिया गया है कॉन्क्रीट सेल में. ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. लेकिन उसे तो बिल्डिंग में, एक रूम में जो कंक्रीट से बना हुआ है उसमें बंद कर दिया गया है, और उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है, यहाँ स्ट्रेंथ उसकी बॉडी से मतलब है, मेटोनिमी यूज़ किया है, तो उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है वो बार्स के बिहाइंड है, मतलब बार्स के पीछे है, वो प्रिजन में है. ठीक है, जू में है. और अब बेचारे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो एकदम से डिसअपॉइंटेड है, होपलेस है, हेल्पलेस है. और वो स्टॉक फिर से वही है, टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली. देखो, ठीक है, तो वो स्टॉक कर रहा है उसी में, केज में, उस कंक्रीट सेल में. और क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. वहां उसे रखा गया है एंटरटेनमेंट के लिए विजिटर्स के, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, अटैक तो कर नहीं सकता बिकॉज ही इज बिहाइंड बार्स. तो वो क्या कर रहा है, ही इज जस्ट इग्नोरिंग देम. सो ही इज सैड इन अ वे, राइट. He hears the last voice at night, the patrolling cars. Patrolling क्या होता है बेटा, moving of cars to look for the safety. ठीक है, तो रात में जो पेट्रोलिंग कार्स मूव कर रही हैं, तो ये लास्ट वॉइस वो सुन रहा है. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और वहीं वो केज में जब ये पेट्रोलिंग कार्स गुजर रही हैं, वो आवाज़ सुन रहा है, तो उसकी जो ब्रिलियंट आंखें हैं, जो चमक रही हैं ना आंखें, वो ऊपर ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है. चमक रही हैं आंखें मीन्स ब्रिलियंट आइज, हियर मीन्स आइज आर फिल्ड विद होप स्टिल. ठीक है, और ब्रिलियंट स्टार्स, they are shining because they are free in the sky. So like stars are free in the sky, he is hoping that one day he will also be free. He is longing for freedom. तो इस तरीके से हमारा ये पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस. ओके, बिफोर पोएटिक डिवाइसेस लेट मी टेल यू अबाउट द राइमिंग स्कीम यूज्ड. राइमिंग स्कीम हम लोग को पता है, ये जो लास्ट वर्ड होता है ना, ये किस तरीके से राइम कर रहे हैं उसी हिसाब से राइमिंग स्कीम बनता है. ये देखो इधर, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, ये तीनों एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है. तो स्ट्राइप्स को हमने नाम दिया ए, केज बी, क्वाइट सी, एंड लास्ट वन सी, रेज. रेज इज राइमिंग विद केज, सो हम सेम नेम देंगे जो केज को दिया है, तो ये हो जाएगा बी. ठीक है, A, B, C, B. Likewise in the second stanza, shadow, grass, hole, pass. So shadow, grass and hole, they are not rhyming with each other, so their name is A, B, C, and last pass is rhyming with grass, so it is named as B. So A, B, C, B. Now see in the third stanza, he should be snarling around houses. So houses, edge, then clause and village. So houses, edge and clause, they are not rhyming with each other, that's why we have named them A, B, C, means all different names. But here village is rhyming with edge, so here we have named it B. So A, B, C, B, right. Now in the next stanza, once again you will see cell, bars, cage and visitors. So bars and visitors, in a way they are rhyming. So once again A, B, C, B. Now night, cars, eyes, and then stars. So car is rhyming with stars and other three are not rhyming with each other. Other three means night, cars and eyes. So A, B, C, B once again. So in all, the poem has the rhyming scheme A, B, C, B. Now poetic devices. See here, poetic devices we are discussing about. In first line, see, he stalks in his vivid stripes. So in his vivid, कौन सा sound prominent है? I, E.
है ना, तो ये वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड जिस लाइन में प्रोमिनेंट होता है हम उसे बोलते हैं एजोनेंस, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में इन हिज विविड में एजोनेंस यूज किया है। नेक्स्ट देखो स्टॉक्स एंड स्ट्राइप्स, सो स्टॉक्स स्ट्राइप्स एस साउंड रिपीट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोजली प्लेस्ड इट इज नॉन एज एलिटरेशन। तो स्टॉक्स और स्ट्राइप्स एस साउंड रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई एलिटरेशन भी यूज हुआ है, ठीक है। नाउ इसी लाइन में देखो फर्स्ट वर्ड ही, टाइगर के लिए यूज हुआ है ही, तो ये पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। नाउ इन फर्स्ट लाइन यू गॉट 3 पोएटिक डिवाइसेस, फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन ही, देन ई साउंड रेपिटिशन एजोनेंस, एंड देन एस साउंड रेपिटिशन इट्स एलिटरेशन, ठीक है। नाउ ओके, we are moving towards the fourth line. See here, quiet rage. Quiet rage are two opposite attributes put together. Now quiet rage क्या होता है? extreme anger, quiet silent, तो almost opposite हैं ये, इकट्ठे रखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? oxymoron. oxymoron क्या होता है? two opposite qualities when they are put together. He should be lurking in shadow. Now come to the fourth line in second stanza. Plump deer pass. पी साउंड का रेपिटेशन है, तो यहां फिर से अलिटरेशन हो गया, ठीक है। वही रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोजली प्लेस्ड। नाउ स्नार्लिंग, स्नार्लिंग इज अ साउंड वर्ड। साउंड वर्ड्स के लिए हम कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं? ओनोमेटोपिया। सो स्नार्लिंग इज ओनोमेटोपिया। नाउ सी इन फोर्थ स्टेंजा हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो स्ट्रेंथ जो है वो उसके लिए उसकी जो एक मतलब एक वर्ड से पूरी की पूरी क्वालिटी दी गई है, तो हम इसे बोलते हैं मेटोनिमी। मेटोनिमी ऐसे होता है बेटा, जैसे इफ आई आस्क यू ब्रिंग रेन एंड मार्टिन फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो आई एम नॉट टेलिंग यू बुक, इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। लाइकवाइज यहाँ स्ट्रेंथ यूज किया है, उसकी एक क्वालिटी यूज की है उसका उसे पूरा बताने के लिए, ठीक है, तो ये मेटोनिमी यूज हुआ है। और नाउ बिहाइंड बार्स वंस अगेन ब साउंड का रेपिटेशन है, तो ये फिर से एलिटरेशन हो गया, ठीक है। नाउ सी एक और रहता है एंजैबमेंट, जो कॉमन है, क्या है कि जो एट द एंड ऑफ द लाइन व्हेन वी डोंट यूज एनी पंक्चुएशन मार्क एंड द लाइन इज कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लाइन, देन इट इज कॉल्ड एंजैबमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो स्ट्राइप्स के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है ना, उसके बाद यहाँ देखो इधर ग्रास के बाद, होल के बाद, तो फर्स्ट लाइन में, then 1 2 3 4 5 6th and 7th लाइन में, then 9th लाइन में, yes eyes सेकेंड लास्ट लाइन में, इन सब में एंजैबमेंट यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा पहला जो क्वेश्चन था वो तो हम भूल ही गए, क्या था कि बताना था ना कौन सा स्टेंजा में वो जू में है और कौन से में जंगल में है। तो देखो फर्स्ट स्टेंजा में वो जू में है, ठीक है, सेकेंड स्टेंजा जंगल, थर्ड स्टेंजा वंस अगेन जंगल, but in fourth stanza he is again in zoo, and in fifth stanza as well. So first, fourth, fifth stanza the tiger is in the zoo, and in second and third stanza the tiger is in the jungle. तो चलो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक बार। Read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. Our first question है इसका, find the words that describe the movements and action of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in 2 columns. तो इसमें मूवमेंट और एक्शंस, टाइगर का मूवमेंट और एक्शन की बात की है और बोल रहे हैं 2 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड करना है, ठीक है। तो केज में कुछ वर्ड्स तुम्हें मिलेंगे जहां से पता चलता है उसका मूवमेंट है केज में या एक्शन है। देखो इधर स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्वाइट रेज, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, देन ही हियर्स द लास्ट वॉइस, स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये जो भी वर्ड्स हैं ये केज में उसका एक्शन या मूवमेंट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वाइल्ड में लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, snarling around houses, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. These all words, these all phrases are showing its movement in the wild. ठीक है. Second question is find the words that describe the 2 places and arrange them in 2 columns. अभी वो words जिनसे ये पता चल रहा है कि cage है या open में है, वो jungle में है. Few steps of his cage, locked, concrete cell, behind bars, visitor, patrolling cars. So these all words show that this is the place, this is cage, ठीक है. And when we talk about wild, so what are the words that show that the tiger is in wild? Shadow,
long grass, water hole, plump deer, then houses at jungle's edge and village. So these all words are showing कि ये अभी जो tiger है वो wild में है, right? So now the question second is, notice the use of a word repeated in lines such as these. On pads of velvet quiet in his quiet rage and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? See, this repetition is a poetic device. Yes, I forgot to tell you about this poetic device used in the poem. See, both these here, quiet is repeated and the next line, brilliant is repeated. So these here, the poetic devices are used repetition. Okay? Now, generally repetition is used to emphasize, okay, to emphasize certain things. The repetition is a poetic device used by the poet in order to increase the intensity of tiger's rage and his helpless silence. तो वो जो intense बनाया है उसने, ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं कि ये quiet rage, तो वो intense बनाया है कि extremely anger है but he is so helpless that he is quiet. ठीक है. Now velvet quiet refers to the quiet velvet pads of tiger which cannot run or leap. तो वो cushioned है because it is not rough, because he can't move out. वो तो वहीं पे स्टॉप कर रहा है ना, तो वहाँ उसे prominent बताने की कोशिश की है velvet quiet से, that it is quiet like velvet. Now they can only walk around the limited space in the cage. The use of quiet rage symbolizes the anger and ferocity that is building up inside the tiger as it wants to run out into the forest and attack a deer, but the rage is quiet because he is locked in the cage and is helpless. ठीक है, वही जो मैंने अभी बताया कि वो बहुत ज़्यादा रेजियस है, एक्सट्रीमली एंग्री है बिकॉज ही वांटेड टू अटैक, ही वांटेड टू hunt tiger by himself and eat it, but here he is helpless. That's why it is emphasized here, ठीक है, to make it intense. Now the repetition of quiet has thus brought immense beauty to the poem. Now similarly, the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also brings out the magnificence of these lines. तो ये भी इसका magnificence बढ़ा रही हैं. कौन से words? Brilliant, ठीक है. When he's telling that he's looking at the brilliant stars with his brilliant eyes, so he is hoping that one day he will be free and how beautiful his life will be when he is free like the stars are free in the sky. तो वो वहाँ शो करने के लिए ये brilliant को repeat किया है. Meaning of brilliant eyes means hopeful eyes, and here brilliant stars because they are enjoying, they are happy as they are free in the sky. So here the explanation of the poem ends along with its question answers. I believe you have understood the poem well. If so, please like, subscribe and share. Thank you so much. Grateful.